आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। हालांकि इस तस्वीर को देख के शुरू में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ये किसी फिल्म या वेब सीरीज की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन ये रियल है। पटना में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, नाम है पारस हॉस्पिटल। आज की तारीख यानी 17 जुलाई, थर्सडे का दिन, गुरुवार, और सीसीटीवी कैमरे में जो घड़ी वक्त दिखा रहा है वो है सुबह के 7:25। अब 7:25 पर इस पारस हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर के प्राइवेट वार्ड में गलियारा है, कॉरिडोर है, और इसी कॉरिडोर में अब आप देखेंगे एक एक कर 5 लड़के चले आ रहे हैं। सबसे आगे वाला, उसके सर पे कोई कैप नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो बाकी लोग हैं सभी ने कैप पहन रखी है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो आगे आगे चल रहा है उसने अपनी कमर के अंदर हाथ डाल रखा है, कमर और जेब के बीच में, और फिर जैसे ही वो एक दरवाजे के करीब पहुंचता है उसका हाथ बाहर आ जाता है। अब उसके हाथ में पिस्टल है। जैसे ही वो पिस्टल बाहर निकालता है उसके पीछे पीछे चल रहे बाकी चारों भी अपने अपने जेब या कमर से एक एक तमंचा बाहर निकाल लेते हैं। 5 लड़के, 5 तमंचा, खाली कॉरिडोर, सन्नाटा, कहीं कोई नहीं। और जिस जो रूम था जिसके बाहर आकर ये रुके हैं उसका नंबर है 209, सेकंड फ्लोर पर है पारस हॉस्पिटल के। अब आकर ये शख्स पहले उस शीशे के अंदर झांकता है और फिर एक हाथ से दरवाज़ा खोल देता है। अब वो अंदर, उसके बाद एक एक कर पांचों अंदर जाते हैं। करीब 10 मिनट तक कॉरिडोर में सन्नाटा है, कोई कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 10 सेकंड बीत जाता है। 10 सेकंड के बाद अब एक लड़का उन्हीं में से तेजी से कमरे से बाहर निकलता है। उसके पीछे दूसरा निकलता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। कमरे के अंदर गए थे 5, पर निकल रहे हैं 4, और चारों अब तेजी से वहां से बाहर आगे की तरफ जाते हैं और लेफ्ट साइड में मुड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता उसी तरफ था। इस बीच में शायद रूम नंबर 209 में कुछ हुआ था, क्योंकि वहां से कुछ आवाज आई तो 209 के बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुलता और एक शख्स जो वहाँ शायद पेशेंट के साथ रुका हुआ था वो देखता है कि क्या हुआ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तब तक 209 से 5वां लड़का भी अब बाहर निकलता है। चारों को आपने देखा भागते हुए, पर इस 5वें की आप सिर्फ वॉक देखिए, ऐसा लगता है जैसे रैम वॉक, बेफिक्र आराम से टहल रहा है और टहलते हुए, वॉक करते हुए आगे बढ़ रहा है। फिर जब आगे बढ़ता है और वो बाईं तरफ का कट आता है, उससे पहले फिर वो भी अचानक दौड़ना शुरू कर देता है, और इस तरीके से ये सारे निकल जाते हैं। जो पहले 4 लड़के कमरे से बाहर निकले वो सिर्फ 10 सेकंड अंदर रहे थे, लेकिन जो 5वां, जो सबसे पहले कमरे के अंदर दाखिल हुआ था, वो 36 सेकंड तक अंदर रहा। 36 सेकंड के बाद वो बाहर निकला और आराम से टहलते हुए चला गया। ये पूरा आपने सीसीटीवी कैमरे के जरिए लाइव देखा। इसी हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर यह सीसीटीवी कैमरा था। अब इसके आगे की कहानी सुनाऊं उससे पहले बिहार के एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कुंदन कृष्णन साहब की एक बात आपको सुनाता हूं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो ये थे बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन साहब। इनका ये कहना है कि बिहार में मई, जून या अप्रैल में ज्यादा मर्डर होता है। क्यों? क्योंकि तब बारिश हो नहीं रही होती है, तो मर्डर के ग्राफ ज्यादा बढ़ते हैं तेजी से। लेकिन जैसे ही जुलाई शुरू होता है और बरसात शुरू, तो मर्डर का ग्राफ नीचे गिर जाता है, यानी फिर मर्डर नहीं होता। तो एडीजी साहब के हिसाब से अप्रैल, मई, जून में बिहार में मर्डर कम होता है, और उन्होंने रीज़न दिया क्यों। उन्होंने कहा कि जब बारिश नहीं होती है तो मर्डर कम होता है, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है तो सारे किसान बिजी हो जाते हैं अपने अपने काम में। अब ये खैर किसी ने पूछा नहीं और मुझे भी समझ में नहीं आया, तो क्या किसान बिजी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बिहार में जितने क्राइम और मर्डर होते हैं उसमें किसान शामिल हैं, या पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन उन्होंने बताया कि मौसम के हिसाब से कैसे क्राइम कम और ज़्यादा होता है। 1,10,000 बिहार पुलिस की स्ट्रेंथ है, 1,10,000 बिहार के मतलब पूरी पुलिस फोर्स है, और करीब 13 करोड़ की आबादी है बिहार की। तो 13 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 1,10,000 बिहार पुलिस के कंधों पर है। लेकिन उसी बिहार पुलिस के एडीजी साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ अप्रैल मई जून में मर्डर कम होते हैं, कत्ल कम होता, हत्या कम होती है, क्योंकि तब बरसात नहीं होता, और जैसे ही मानसून आ जाता है, बारिश शुरू होती है, मर्डर कम हो जाता है, क्योंकि किसान बिजी हो जाते हैं। लेकिन अब एडीजी साहब को कौन बताए कि जब उन्होंने ये बात कही तो अभी इत्तेफाक से ना अप्रैल है, ना मई है, ना जून है, ये तो जुलाई का महीना और मानसून का भी महीना, और बिहार में बारिश भी हो रही है। तो एडीजी साहब कायदे से तो बारिश में भी मर्डर हो गया। कैमरा आपके सामने अभी दिखाया जो सीसीटीवी था। अब इसके आगे की कहानी, क्योंकि अभी तक तो आपने सीसीटीवी कैमरे से देख ली कहानी, अब आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे में 5 लोगों को आपने 209 नंबर में जाते हुए देखा, और 10 सेकंड में 4 लोग निकले, 36 सेकंड में 5वां निकला, और उसके बाद चले गए। कहानी यहाँ की खत्म। अब आगे की कहानी शुरू। इस 209 में जिस शख्स के लिए 5 तमंचा लेकर पहुंचे थे वो कोई और नहीं, बिहार का एक डॉन जिसका नाम है चंदन मिश्रा। बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, शायद 30-35 साल होगी। दर्जन से ज़्यादा मर्डर के मुकदमे दर्ज हैं उस पर, और कहते हैं बक्सर में इसकी तूती बोलती है। बिहार में एक जगह है, बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास बक्सर, तो वहाँ इसकी तूती बोलती है। दर्जन जिसके सर पर मुकदमे होंगे तो उसको जेल में तो रहना पड़ेगा, तो इत्तेफाक से ये भी जेल में था, और एक मर्डर के मामले में इसे सज़ा भी हो गई। बाकी में अभी ट्रायल चल रहा है। तो जब सज़ा हुई उसके बाद इसने इलाज के नाम पर पेरोल मांगी, और इत्तेफाक से इसी अभी 3 जुलाई को उसकी पेरोल मंजूर हो गई, और 15 दिनों की उसे पेरोल मिल गई। 15 दिन के लिए पेरोल की जाओ, इलाज करो। अब चंदन मिश्रा 15 दिन के पेरोल पर बाहर आता है। एक डॉन, खूंखार क्रिमिनल, दर्जन से ज़्यादा इंसान की जान लेने का मतलब आप भी समझ रहे होंगे। पेरोल मिली है इलाज के नाम पर, लेकिन ये जब जेल से बाहर आया तो अस्पताल नहीं गया, ये सीधे अपने इलाके बक्सर पहुंच गया, जहां इसकी तूती बोलती, जहां इसके सारे गैंग के लोग हैं। और वहां जब जाता है तो इसका स्वागत एक और सत्कार होता है हीरो की तरह। ये उस वक्त के वीडियो है, आप देखिए। तो ये वहां रहता है, उसके बाद अपने बाकी के सारे काम निपटाता है, लेकिन याद रखिएगा 15 दिन की पेरोल इलाज के लिए मिली है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, पेरोल की मियाद खत्म होने वाली है। 12 दिन इसने बाहर गुजार दिए बिना इलाज कराए। 13वें दिन ये पहुंचता है पटना के इसी पारस हॉस्पिटल, और वहां प्राइवेट वार्ड में जाकर एडमिट हो जाता है। 15 जुलाई की तारीख थी। 15 जुलाई को एडमिट हुआ, डॉक्टर ने उसको देखा और इसे कल ही कहा कि अब आप डिस्चार्ज हो जाओ। 16 को 16 जुलाई आफ्टर 24 आवर्स। लेकिन इसने डॉक्टर से कहा कि नहीं, अभी मेरा मन है हॉस्पिटल में एक दिन और रहने का। अब चंदन मिश्रा डॉन, 12 से ज़्यादा कत्ल के इल्ज़ाम, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसकी हिम्मत है ना करने की। चंदन मिश्रा इसी प्राइवेट वार्ड रूम नंबर 209 में अब डॉक्टर की डिस्चार्ज की सिफारिश के बावजूद रुका हुआ है। 24 घंटे बाद उसकी पेरोल खत्म होनी है। कायदे से कल उसको वापस जेल पहुंचना था, लेकिन डॉक्टर की सिफारिश के बावजूद कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो एक दिन और रुका, और फिर उसी 209 में था। लेकिन इससे पहले कि वो अस्पताल से निकल पाता, आज सुबह यानी 17 जुलाई 7:25 AM, ये जो 5 लड़के गए थे, ये कोई उससे मिलने नहीं गए थे, ये 5 शूटर थे। 5 के पास तमंचा, और 5 209 में जाते हैं। 4 10 सेकंड तक गोली चलाता है, 5वां 36 सेकंड तक, और फिर ये लोग बाहर निकल जाते हैं बिना किसी खौफ के, वॉक करते हुए। अब बाद में खैर पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ हुआ है, गोलियों का शोर सुनाई दिया, गूंज सुनाई दी, अस्पताल में अफरा तफरी, फिर पुलिस तक खबर गई। तो पता चला कि 209 में चंदन मिश्रा को इतनी गोलियां मारी गई हैं कि बचने का तो सवाल ही नहीं था। 5 लोग, 5 पिस्टल, 10 सेकंड और 36 सेकंड। तो अंदाज़ा लगाइए वहाँ बैठकर बातें तो कर नहीं रहे होंगे, गोलियां ही दाग रहे होंगे। तो खैर उसके बाद पुलिस आती है। अब
इसे क्या कहिएगा आप, नसीब इत्तेफाक कि गोली अस्पताल में ही मारी गई, इसलिए पुलिस को अस्पताल कहीं और ले जाने की ज़रूरत भी नहीं उठानी पड़ी। सेकंड फ्लोर से उठाकर इमरजेंसी में ले जाया गया। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने देखा उसी अस्पताल के और उसे मुर्दा करार दे दिया। चंदन मिश्रा की मौत हो गई। बिहार पुलिस के हिसाब से ये गैंग वॉर का नतीजा है और गैंग वॉर के चलते ही चंदन मिश्रा की जान गई। अब सवाल ये है कौन लोग। चंदन मिश्रा की बक्सर में जो तूती बोलती है वो ये है कि एक इसका दोस्त था शेरा और ये दोनों मिलकर इन्होंने अपनी गैंग शुरू की और उसके बाद ये लोगों को सुपारी के लिए, उगाही के लिए मारते। धीरे धीरे मुकदमों का ताज इसके सर पर बढ़ता ही गया और इन दोनों की जो दोस्ती थी उसके चलते इनका ज़बरदस्त आतंक आ गया। उसका नाम शेरू था। अब इन दोनों की ख़ास बात क्या थी और चंदन की ख़ास बात क्या थी कि इन दोनों ने मिलकर, चंदन और शेरू ने, बाइक चलाने की एक स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। वो ऐसे कि एक शख्स बाइक चलाता और पीछे दूसरा बैठता। आप कहेंगे कि बाइक पे दूसरा बैठता ही है, पिलियन राइडर। ऐसे नहीं, एक बाइक चलाता तो दूसरा पीछे जो बैठता वो पीठ उसकी बाइक जो चला रहा उसकी तरफ होता, यानी वो उल्टा मुंह होकर बाइक पर बैठता, पीछे वाला। और ये इन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने भी ज़्यादातर कत्ल किए इसी तरह मोटरसाइकिल पर सवार होकर किया और चलती बाइक से इन्होंने गोली मारी और पीछे मुँह करके बैठने का इनको फ़ायदा ये होता कि निशाना सटीक लगता, दुश्मन को मारते और निकल जाते। तो कभी शेरू पीछे बैठता, कभी चंदन पीछे बैठता और इस तरीके से ये दोनों अपने क्राइम के ग्राफ को बढ़ाते गए। 2009 में पहली बार चंदन और शेरू गैंग का नाम सुनने को मिला था। इसके बाद बक्सर में ही एक अनिल सिंह, बहुत ही फेमस मर्डर केस था, उसको अंजाम दिया था। देन फिर इन्होंने एक वहाँ के पूर्व मुखिया थे नौशाद, उसका मर्डर किया। इसके बाद फिर बक्सर में ही एक भरत राय नाम के शख्स का मर्डर किया। फिर बक्सर में ही शिवजी खरवार एक मर्डर केस था चर्चित, उसको अंजाम दिया। इसके बाद बक्सर में ही निज़ामुद्दीन का मर्डर किया। फिर बक्सर में ही एक जेल के क्लर्क, उसका मर्डर किया। इसके बाद ये बक्सर के बाहर निकले और आसपास में भी फिर आरा पहुँचे, आरा टाउन में भी इन्होंने किया और कई सारे एक एक कर मर्डर करते गए और कई डकैती में भी इसका नाम रहा। अब एक चीज़ जो आ रही है वो ये है कि बिहार में कई ऐसी बैंक डकैती हुई थी जिसमें भी इस चंदन मिश्रा का नाम आया था। अब हाल में एक मशहूर ज्वेलरी शॉप में भी हुआ था, क्या उससे भी कनेक्शन चंदन मिश्रा का है? बिहार पुलिस फिलहाल देख रही है। लेकिन इस मर्डर ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर और बिहार पुलिस और खासतौर पर पटना पुलिस की क्षमता पर एक बार फिर सवाल उठाया और वो ये है, और पूरे सिस्टम पर, कि एक इतना कुख्यात गैंगस्टर या डॉन चंदन मिश्रा, जिसके ऊपर दर्जन से ज़्यादा मर्डर के केस हैं, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आया, एक ही मुकदमे में अभी तक सज़ा हुई है और कितनी आसानी से उसे 15 दिन की पेरोल मिल गई, वो भी इलाज के नाम पर। और कमाल देखिए कि अगर ये शूट आउट आज ना होता तो शायद ये खुलासा भी नहीं होता कि 15 दिन उसको इलाज कराने थे, लेकिन वो इन 15 दिनों में 12 दिन तक अपने घर, अपने गांव, अपने उसी बक्सर जहाँ पे इसका खौफ है, इसका आतंक है, वहीं टहलता रहा, घूमता रहा, स्वागत सत्कार पार्टी करता रहा। और अब लगा कि बस अब पेरोल ख़त्म होने वाला है तो चलो जेल जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, मेडिकल। तो फिर शौक किया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट और फिर वहाँ ये अंजाम 24 घंटे पहले पेरोल ख़त्म होने से। अब ये जो 5 शूटर थे, इन्होंने एक तरह से खुले चेहरे के साथ बिहार पुलिस को खुली दावत दी है, क्या हो मुझे पहचानो और पकड़ो और अंदर कर दो। लेकिन फिलहाल इनमें से कोई भी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस ये तफ्तीश कर रही है कि जिसने भी ये चंदन मिश्रा को गोली मारी है उसकी गैंग से इसकी ख़ास दुश्मनी है, और आम दुश्मनी नहीं बल्कि बेहद ख़ास है। इसलिए कितना रिस्क उठाकर 5-5 लोग जाते हैं, 5 पिस्टल से लैस होते हैं और 5 अंधाधुन फायर करते हैं। अभी तक तो शायद पुलिस ये बताने की हालत में भी रही थी कि गोलियां कितनी मारी गई हैं। अब 5 पिस्टल से एक साथ अगर सभी फायर करें, पता नहीं कितनी गोलियां होंगी, तो ये भी पता नहीं। लेकिन गैंग वॉर है, पुलिस गैंग के बारे में तफ्तीश कर रही है।
आगे जो भी इसमें सामने आएगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे ने वाकई आंखें खोल दी कि किस तरीके से जो फिल्मों में हम लोग सोचते हैं वो ऐसे दिखाई दे रहा है। और अभी हाल में तो पटना में पता नहीं इस तरह के और बिहार के अलग अलग जगहों पर बहुत सारे क्राइम हो गए। तो ये तो रही इस शूट आउट की कहानी। एक कहानी जो आपको सुनाना चाहता था, उसको कहानी कहते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन शॉर्ट में सिर्फ बताता हूँ। लखनऊ से ये दिल को कचोट देने वाली कहानी सामने आई है। 7 साल की एक बेटी को उसकी माँ ने अपने हाथों से मार दिया। हम कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। हम ये भी कहते हैं कि माँ ही वो होती है जो अपने बच्चों के मुंह में पहला निवाला डालती है। लेकिन ये वो माँ थी जिसने अपनी 7 साल की बेटी के पेट पर खड़ी होकर अपने पैर से उसको दबाया। तब तक दबाया जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकल आया। इसके बाद फिर वो हटती है और अब अपने हाथों से अपनी बेटी के उसी मुंह को दबाती है, और तब तक दबाती है जब तक कि उसकी सांसें टूट नहीं जाती। बेटी का कत्ल करने के बाद वो उसकी लाश को एक बेड बॉक्स में डालती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, साथ में दोनों रात गुजारते हैं, ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं। अगले दिन उसे लगता है कि अब बेड बॉक्स से बदबू आ रही है। लाश को बाहर निकालती है, एसी ऑन करती है और एसी के सामने बॉडी को रख देती है। फिर इसके बाद उसे लगता है कि नहीं, शायद ज़्यादा बदबू आ रही है। फिर ये दोनों घर से निकल जाते हैं और एक दूसरी जगह जाकर रात गुजारते हैं, और देर रात फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं। और पत्नी कहती है, और उस बेटी की माँ ये कहती है कि मेरे पति ने मेरी बेटी को मार डाला। पुलिस पहुंचती है, वहाँ देखती है, लेकिन पुलिस को शुरुआत में ही शक हो जाता है। उसकी वजह ये थी कि पुरानी लाशें नए सुराग दे जाती हैं। जब पुलिस ने लाश देखी तो देखते ही अंदाज़ा हो गया था कि यह कत्ल आज रात को तो हुआ नहीं, कम से कम ये लाश 48 घंटे पुरानी है। पुलिस खैर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है लाश। पोस्टमार्टम होता है, पता चलता है मर्डर तो 48 घंटे पहले हुआ। अब बीवी ने कहा कि बेटी के बाप ने मारा है। पुलिस तफ्तीश करती है, पता चलता है कि बेटी का बाप तो अपनी बहन के घर था उस रात, और उसके दस्तावेजी और टेक्निकल सबूत थे। फिर पूछताछ हुई उस बेटी की माँ और उसके दोस्त से। दोनों टूट गए। उन्होंने कहानी बताई। कहानी ये कि शादी से ही एक बार डांसर थी ये माँ, फिर बेटी हुई, लेकिन पति के साथ बनी नहीं। पहले वो ससुराल में रहती थी, पचाती थी, पति के साथ वो अकेली रहे। फिर इसने अपनी बेटी का ही एक फेक वीडियो बनवाया और बेटी से कहलवाया कि मेरे ताऊ और मेरे ये लोग मेरे साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। और उसी वीडियो के आधार पर उसने पुलिस में कंप्लेंट किया। पुलिस आती है और उसके ताऊ को और उसकी सास और ननद को गिरफ्तार कर लेती है। सास और ननद पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसके एक तरह से हमराज थे। उन्होंने रोका नहीं और पुलिस से छुपाया, तो वो लोग जेल चले गए। अब उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ घर में रह रही थी। अब चाहती थी पति से भी छुटकारा मिले और सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ जाए, तो कैसे? तो फिर उसने कहा कि क्यों ना बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम पति पर डाल दो, पति भी जेल, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी। और इसी में अंधे होकर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी 7 साल की बेटी को अपने हाथों से मारा। जैसे ही सच्चाई सामने आई, उस पुराने वीडियो को भी जांच हुई, बात जेल तक गई, मामला कोर्ट में गया। जो इतने ज़माने से बंद थे उसके जेठ और सास और ननद, उन सबको ज़मानत मिल गई। पति बच गया क्योंकि उसके हक में वो सबूत थे। और अब ये पत्नी, जो एक पत्नी भी है, एक माँ भी है, एक बहू भी है, अपने दोस्त के साथ फ़िलहाल लखनऊ पुलिस की हिरासत में है, कस्टडी में है, और यहाँ से जेल जाएगी। आगे उसकी ज़िंदगी क्या होगी आप भी समझ सकते हैं। ऐसी वारदात, ऐसी चीज़ें जब सामने आती है, दिल के रूह तक को छलनी कर देती है। क्योंकि हम लोगों ने तो यही सुना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन वही माँ अपने उसी पैर से अपनी बच्ची को कुचल कर मारे, सोच से परे की चीज़ है। फिलहाल इस अफसोसनाक कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।